मंजू बहुत दिनों से प्रकाश में एक प्यारा सा बदलाव देख रही थी। धीर गंभीर प्रकाश आजकल अनायास मुस्कुराने लगते, कपड़ों पर भी वे विशेष ध्यान देते हैं। पहले तो एक ड्रेस को 2 से 3 दिनों तक ऑफिस में चला लेते थे, पर अब रोज नई ड्रेस पहनते हैं। हमेशा अखबार या टीवी के खबरों में डूबे रहने वाले प्रकाश अब बेटे द्वारा गिफ्ट किया सारेगामा का कारवां में पुराने गाने सुनने लगे थे। मंजू भी उनके साथ सारे रिश्ते और सारी जिम्मेदारियां खत्म होने पर अब राहत महसूस कर रही थी। मंजू को एक ही दुख था कि प्रकाश जब तक उसके पति थे तब तक उससे रूठे रूठे रहते थे, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। वह जानती थी कि इसमें सारी गलती पति की नहीं है, पर वह भी तो उस समय पूरे घर की जिम्मेदारियों में डूबकर प्रकाश के मीठे प्रस्तावों को अनदेखा कर दिया करती थी। प्रकाश के ऑफिस जाने के बाद मंजू चाय का कप लिए सोफे पर आ बैठी। काम वाली बाई को 11 बजे आना था। चाय पीते पीते मंजू अतीत की लंबी गलियों में निकल पड़ी। 20 साल की उम्र में उसने म्यूजिक विषय के साथ बीए किया था। वह कॉलेज की लता मंगेशकर कहलाती थी। वह बहुत भोली और नर्म भी थी। आगे संगीत विषय में एमए करना चाहती थी, पर माता पिता उसके विवाह के लिए लड़के देखने लगे। ऐसे में एक दिन प्रकाश का रिश्ता आ गया। वे सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी थे। पिता नहीं थे। विरासत में 2 हवेलियां मिली थी, एक भाई, 2 बहनें, माँ, भरा पूरा परिवार। वे लोग बस घरेलू लड़की जो घर परिवार को संभालने और बांध के रखने में सक्षम हो चाहते थे। दान दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। मंजू के परिवार को रिश्ता भा गया। बस फिर क्या, 20 साल की उम्र में मंजू दुल्हन बन प्रकाश की बड़ी हवेली में आ गई। पायल की रुंझुन और चूड़ियों की खनखनाहट से प्रकाश का दिल धड़क उठा। सबने अनुरोध करके 4 दिनों के लिए दोनों को मसूरी घूमने भेजा। उसके बाद मंजू के सिर पर जिम्मेदारियों का भारी ताज पहना दिया गया। अब पारिवारिक जिम्मेदारी और सबको खुश रखना, बस ये 2 बातें ही मंजू के जेहन में रह गई। बाकी सब भूल गई। पूरे घर का काम उसके नाजुक कंधों पर आ गया। सास गठिया वात की मरीज, देवर और ननदों पर पढ़ाई का जोर। बस मंजू ही सारा दिन नाचती रहती। कभी कभी ननदों का सहयोग मिलता तो कुछ आराम मिल जाता। रिश्तेदारों के सामने जब घर वाले मंजू की खुलकर तारीफ करते तो मंजू फूली ना समाती। सास की बहू बहू, ननदों और देवर की भाभी जी और प्रकाश की मंजू मंजू की आवाज़ों से हवेली मुखरित रहती। मंजू तो ससुराल में ऐसी रम गई कि अपने आप को ही भुला बैठी। प्रकाश रात को बड़ी बेताबी से मंजू की राह देखते, पर मंजू को तो 11 बजे तक बर्तन धोने, अगले दिन के खाने नाश्ते के मेन्यू बनाने, दही जमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। खींचकर प्रकाश सो जाते। वे भी ऑफिस से थक कर आते थे। कभी 11 या 12 बजे तक मंजू को फुर्सत मिल भी जाए तो वह मसाले और हींग की बास मारते कपड़े पहने प्रकाश की बगल में जा लेटती। गुस्से में भरे वे या तो सोफे पर जा लेटते या मुंह फेर कर सो जाते। भोली और सीधी मंजू कभी यह ना समझ पाई कि अपनी ससुराल की कश्ती खेते खेते वह अपनी सोने सी गृहस्थी को डुबोती जा रही है। इसी दौरान बेटा भी हो गया। मुश्किल से 40 दिन आराम करके फिर कोल्हू के बैल जैसी जुट गई। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई। ननदों और देवर की शादियों की सारी जिम्मेदारी मंजू और प्रकाश पर थी। वे अकेले कमाने वाले थे। कुछ दिन बाद देवर की नौकरी लग गई तो उसकी भी शादी कर दी। सास का देहांत हो चुका था। देवरानी के चाव भी मंजू को पूरे करने पड़े। वह नए जमाने की लड़की थी। मंजू जैसा ठहराव उसमें नहीं था। घर परिवार के कामों में ना तो रुचि और ना ही बहू होने के कर्तव्य का एहसास था। मंजू चुपचाप लगी रहती और देवरानी बहाना बनाकर किचन से निकल जाती। मंजू घर की बड़ी बहू के एहसास में दबी कुछ ना कहती।
ननदों और उनकी ससुराल से आने वालों की कैसे खातिरदारी करना है, क्या लेना देना है, सारी सिरदर्दी मंजू की ही थी। देवरानी तो सज धज के मेहमानों से बतियाने में चतुर थी। देवर ने बड़ी होशियारी से बड़े भाई प्रकाश को खुद के छोटे हवेली में जाने को मना लिया। देवर देवरानी छोटी हवेली में शिफ्ट हो गए। मंजू का बेटा राघव 12वीं कर इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था। इतनी दौड़ भाग में मंजू समय से पहले ही बुजुर्ग लगने लगी थी। एक दिन प्रकाश के किसी खास मित्र के घर में पार्टी थी। मंजू को आग्रह कर आने को कहा था। मंजू अपनी ओर से बहुत सलीके से तैयार होकर गई थी, पर चेहरा आभाहीन था। बालों में सफेदी झांकने लगी थी। वहां जाकर सबके बीच उसे बड़ा अटपटा लगने लगा। प्रकाश के सुदर्शन व्यक्तित्व के सामने वह बहुत ही फीकी दिख रही थी। सभी लोगों की निगाहें उस पर थी। आखिर मंजू उनके बॉस की पत्नी थी। कुछ महिलाओं ने तो यह कह दिया कि मैडम, आप अपना ध्यान नहीं रखती, इतनी छोटी उम्र में बुजुर्ग लगने लगी हो। यह सुन वह झेप गई। प्रकाश भी खिसियाने से हो गए। उसके बाद प्रकाश उसे खींचे खींचे से रहने लगे थे। भोली मंजू सोचती, मैं तो उनके घर परिवार की सेवा ही करती रही, फिर भी मुझसे अलगाव क्यों। समय का पहिया आगे बढ़ गया था। राघव की पढ़ाई खत्म हो गई थी। मुंबई की एक कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। ऑफिस की 4 दिनों की छुट्टी थी। मंजू का मन हुआ कि अब बेटा भी नौकरी कर आत्मनिर्भर हो गया है, उसकी ओर से बेफिक्री हो गई है, तो कहीं घूमने का प्लान करते हैं। शायद प्रकाश को भी थोड़ा बदलाव चाहिए। बेचारे घर परिवार के कारण जीवन के वो लुत्फ ना उठा पाए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। देर ना करते हुए उसने शाम की चाय के बाद इन छुट्टियों में अपने दोनों की घूमने की प्लानिंग बताई। प्रकाश कुछ देर चुप रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, शुक्र है तुम्हें घर परिवार से हटकर कुछ सूझा तो सही, पर माफ करना, मैं बताना भूल गया, मेरा कुछ दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बन चुका है और कल सवेरे मुझे निकलना है। यह सुन मंजू चुप रह गई और अगले दिन प्रकाश गोवा के लिए निकल गए। मंजू को एकाएक घर बहुत सूना लगने लगा, तो वह कुछ सोचकर छोटी हवेली देवरानी के घर चली गई। छोटी हवेली की साज सज्जा देख मंजू हैरान रह गई। उसे अपने घर की याद आई। बाबा आदम के जमाने का सोफा जो सास के समय से चला आ रहा था, पुराने समय की सजावट जिसे ठीक करने का मंजू और प्रकाश के सिर पर जिम्मेदारियों के बोझ के रहते, ना तो समय मिला ना पैसा था जो कुछ कर पाते। देवरानी किसी महारानी की तरह सज धज कर मैगजीन पढ़ रही थी। मंजू अपनी मामूली सी साड़ी की सिलवटें ठीक करने लगी और एक कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ देवरानी के गले लग गई। देवर बाहर गए थे। औपचारिक बातचीत होती रही। फिर लंच के समय देवर भी आ गए। भाभी को अभिवादन कर भाई प्रकाश के बारे में पूछने लगे। मंजू ने जब दोस्तों के साथ गोवा जाने की बात कही तो वे हैरान हो गए। बोले, मैं तो भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, वे सब तो यहीं शहर में हैं, अभी अभी तो बाजार में ही मिले थे, पता नहीं कौन से दोस्त साथ गए हैं। कुछ देर बाद सबका खाना लग गया। घर में एक अस्थाई मेड रखी थी, वह सारा काम देखती थी। उसने कई तरह के व्यंजन टेबल पर सजा दिए। देखकर मंजू हैरान रह गई। शाम को देवर मंजू को कार से घर छोड़ने जाने लगे तो मंजू के मन में एक टीस सी उठी। वह घर पर अकेली थी और देवरानी ने एक बार भी उसे रात को रुकने के लिए नहीं कहा। वो निराश सी कार में बैठ गई। जिस देवर को छोटे भाई की तरह रखा, वह समय के साथ कैसे बदल गया। इन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पर कोई मेरा ना हुआ। घर आकर चाय बनाकर बैठी ही थी कि मुंबई से बेटे राघव का फोन आ गया। राघव कुछ नाराज सी आवाज में बोला, मम्मी, पापा क्या गोवा गए हैं?
मंजू ने हामी भरी तो वह बोला, पापा ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, मिलना तो दूर, और माँ, वे किसके साथ गए हैं? मेरा दोस्त मनीष पापा को जानता है, वह कह रहा था कि उनके साथ कोई महिला थी। जब मनीष ने पापा को दूर से अभिवादन किया तो वे उठकर बाहर चले गए। बेटे की बात सुनकर मंजू बोली, किसी दोस्त की बीवी होगी या टेबल शेयर किया होगा। बेटे से फ़ोन पर बात करके मंजू तनावग्रस्त हो गई और रात भर सोचती रही। दिन काटे नहीं कट रहे थे। 2 बार प्रकाश को फ़ोन लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ था। अगले दिन उसने शहर में रहने वाली भतीजी को उसने अपने घर बुला लिया। वह वकील थी और वह बहुत बिजी रहती थी, फिर भी दोपहर बाद अपना लैपटॉप लेकर आ गई और यहीं से काम करती रही। साथ ही बुआ से बातचीत भी करती रही। मंजू ने अपने मन की दुविधा सौम्या को कह सुनाई। सौम्या बोली, बुआ जी, फूफा जी ऐसा कुछ करेंगे लगता तो नहीं, पर आजकल कोर्ट में ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि कभी कभी शादी जैसे पवित्र बंधन पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आप अपनी किसी हॉबी को फिर से शुरू करो। इस प्रकार खाली रहने से मन आशंकाओं से घिर जाता है। फिर भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं शहर में ही हूँ। मंजू का मन कुछ शांत हुआ। बुआ भतीजी मिलकर बाजार गई, चाट पकौड़ी खाई। फिर मंजू ने अपना सालों पुराना हारमोनियम ठीक करवाया। सालों बाद सुर लगाने की कोशिश करने लगी, पर सुर ठीक नहीं लग पा रहे थे। मंजू मायूस हो गई। भतीजी सौम्या ने समझाया, बुआ, कोई भी हुनर हो, सालों साल छोड़ दो तो यही होता है। मन शांत कर अभ्यास करिए, सब हो जाएगा। अगले दिन सवेरे सौम्या चली गई और शाम तक प्रकाश भी आ पहुँचे। मंजू भरी बैठी थी। चाय देकर मौके की तलाश में बैठ गई। चाय पीकर प्रकाश सुस्ताने बैठे ही थे कि मंजू का रोज़ फूट पड़ा। वो बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किन दोस्तों के साथ गोवा गए थे? अचानक प्रकाश बौखला गए। बोले, क्यों, मेरे हर दोस्त को तुम जानती हो, जो बताऊं? अपना पक्ष मजबूत करते हुए आगे बोले, तुम्हें सारे दिन किचन में रहना अच्छा लगता है तो मैं भी घर में कैद हो जाऊं? मंजू आक्रोश से भर उठी। आपके सारे दोस्त तो यही थे, आप किसके साथ गए थे? राघव के दोस्त मनीष ने आपको किसी महिला के साथ देखा था, वह कौन थी? पोल खुलती देख स्वर को ऊंचा करके प्रकाश बोले, रही ना कुएं की मेढक, तुम जैसी औरतों से तो बस दाल सब्जियों के मोल भाव करवा लो, बाहर की दुनिया क्या जानो। एक मित्र मिल गया था, उसकी पत्नी थी वह, समझी? वे आगे बोले, मेरी जासूसी करने से अच्छा है कुछ रहने सहने व पहनने ओढ़ने के तौर तरीके सीख लेती तो पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच खड़ी होने योग्य हो जाती। यह कहकर प्रकाश बाहर निकल गए। मंजू के स्वाभिमान पर गहरी चोट लगी थी। बेबसी पर आंसू छलक आए। आहत सी वह डिनर बनाने लग गई। रात के 12 बज गए। पति का अता पता नहीं था। मंजू समझ गई कि दाल में कुछ काला है। थोड़ी देर में प्रकाश आ गए। कपड़े बदल तकिया उठा दूसरे बेडरूम में चले गए। मंजू रात भर अपने बेडरूम में लेटी सोचती रही। समय के साथ मैं ही ना बदली, सब बदल कर उससे दूर हो गए। अब अपने को बदल के खुद के पति के मुकाबले का बन जाऊंगी। पूरी रात मंजू ने रोते हुए काटी। फिर सवेरे उठ किचन में लग गई। प्रकाश बड़े बेमन से नाश्ता कर ऑफिस निकल गए। मंजू ने पति की अटैची खोली, कपड़े धोने के लिए निकालने लगी। अचानक प्रकाश के टॉवल में से एक पीला सिल्क का कपड़ा गिरा। मंजू ने उस कपड़े को अपनी अलमारी में रख दिया। शाम को जब चाय पीकर प्रकाश टीवी देखने लगे तो मंजू भी वहीं आ गई और बोली, आपको जो दोस्त की पत्नी वहां मिली थी, वह क्या अपना ये कपड़ा भी आपकी अटैची में डाल गई थी? यह कह उसने उस कपड़े को उनके आगे रख दिया।
कपड़े देख प्रकाश शर्मिंदा हो गए, पर ऊंची आवाज से मंजू को डांटने लगे। लेकिन जब बदले में मंजू ने खरी खोटी सुनाई तो स्वर बदल कर बोले, देखो मंजू, तुम मेरे योग्य ना कभी थी ना भविष्य में होगी। तुमने सारी जिंदगी किचन में गुजार दी। अब मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर से जाने को नहीं कहता, जैसे पहली रहती थी रहती रहो, पर मुझे मेरे अनुसार जीने दो। यह कहकर उठ खड़े हुए। मंजू बोली, लेकिन मैंने तो अपना सारा जीवन आपके परिवार पर कुर्बान कर दिया। इस पर प्रकाश बोले, यह करने को मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। गरिमा मेरी पुरानी मित्र है, उन्होंने शादी नहीं की थी। वे और मैं बचपन से एक साथ पढ़े और बड़े हुए। पिताजी ने मेरी मनसा जाने बिना ना जाने क्यों तुमसे मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं गरिमा का साथ चाहता हूँ। यह सुनते ही मंजू के दिल में सैकड़ों तीर एक साथ घुस गए। बेहोशी सी आने लगी। किसी तरह लड़खड़ाती बिस्तर तक पहुंची और कटे पैर से गिर पड़ी। 2 दिनों बाद रक्षाबंधन था। बड़ी हवेली में ही सब आते और यहीं राखी मनाई जाती। वह बेताबी से रक्षाबंधन का इंतजार करने लगी। उसे पूरा भरोसा था सब उसी का साथ देंगे। उसकी सेवा और पूरे परिवार के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं था। बेटा राघव भी आने वाला था। प्रकाश की प्रेम कहानी उसी दिन सुनाई जाएगी। रक्षाबंधन वाले दिन सवेरे उठकर मंजू ने पकवान और खाना बनाकर रख दिया। देखते देखते सभी आ गए। राखी बांधकर बहनें नेक के लिए मंजू की ओर देखने लगी, पर मंजू चुप बैठी रही। उसने देवरानी को भोजन परोसने को कहा तो सब हैरान रह गए कि 100 मनुहार से खाना खिलाने वाली मंजू को क्या हो गया। खाने के बाद मंजू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज सबके सामने अपनी एक समस्या बता रही हूँ। कृपया मुझे आज इसका कोई समाधान बताएं। यह कहकर मंजू ने प्रकाश की सारी प्रेम कहानी आरंभ से अंत तक सुना दी। इस बीच ना जाने कब प्रकाश उठकर बाहर चले गए, पता ही नहीं चला। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर बड़ी ननद बोली, भाभी, इस उम्र में आपको भैया पर यही लांछन लगाने को मिला था। छोटी ननद बोली, भैया इतने बड़े ओहदे पर है, आप तो उनके पद की गरिमा भी भूल गई हैं। आप उनके सामने क्या है? उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। फिर भी भैया को आपसे कोई शिकायत नहीं है। मंजू ननद की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। तभी देवर बोला, भाभी, मेरे राम जैसे भाई पर इल्जाम लगाते आपको शर्म नहीं आई? देवरानी मुंह में पल्लू दिए अपनी हंसी को भरसक दबाने की कोशिश कर रही थी। बस राघव ही सिर नीचा किए बैठा था। अब मंजू का धैर्य जवाब दे गया। वह सोचने लगी, ये वही ननदे, देवर और पति है जिनकी सेवा में मैंने खुद को भुला दिया, जिनके लिए मैंने अपने संगीत रूप रंग की बलि चढ़ा दी। मेरे अस्तित्व और स्वाभिमान पर इतना बड़ा आघात। अपने गहने, कपड़े, सेवाएं देकर आज तक इनकी मांगें पूरी करती आई हूँ। सब बहाने से उठकर जाने लगे तो मंजू तिलमिला उठी। बोली, तो सुनिए, आपके उसी राम सदृश भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज मैंने भी उनसे तलाक लेकर अलग रहने का फैसला लिया है। मंजू को उम्मीद थी कि सब मुझे मनाने आगे आएंगे। अभी वह यह सोच ही रही थी कि प्रकाश की आवाज़ आई, आज सब राखी का नेग लेकर कहीं नहीं जाएंगे। देखते देखते प्रकाश ने 500 रुपये के नोट की गड्डी निकाली। बहनों के साथ छोटी भाभी को भी रुपये दिए। नेग लेकर सब घर जाने को तैयार हो गए। मंजू मूर्ति की तरह बैठी रही। जाते जाते ननदे मंजू को गीता का ज्ञान देने लगी। भाभी, आप बुजुर्ग हो गई हो, बेतुकी बातें बोलना छोड़ समझदार बनो। देवर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले, इस उम्र में तलाक लेकर पूरे खानदान का नाम रोशन करोगी क्या? और पत्नी का हाथ पकड़ निकल गए। राघव भी खिन्न सा बैठा रहा। सबके जाते ही घर में मरघट सा सन्नाटा पसर गया। राघव भी घर में आने वाले भयंकर तूफान के
अंधेरे से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। अब मंजू और प्रकाश दोनों ही सांप और नेवले की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। मंजू अपनी सेवाओं और घर के लिए कुर्बानियों की दुहाई देती रही तो प्रकाश उसकी पत्नी के रूप में नाकाबिलियत की किस्से सुनाते रहे। प्रकाश ने आखिरकार सोचा, मंजू तलाक की गीदड़ भभकी दे रही है, जाएगी कहाँ। मायके में एक भाई भाभी रह गए थे, वे भी जायदाद बेचकर विदेश जा बसे। पढ़ाई लिखाई में ना कुछ खास, ना तो डिग्री ही है, ना 45 की उम्र में कोई नौकरी के योग्य है। इसलिए मंजू से मुखातिब होकर बोले, जो जी में आए करो, तुम्हारी योग्यता तो बस किचन तक की है, यह तुम भी जानती हो। मंजू तिलमिलाकर बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ, संगीत जानती हूँ। तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और कुर्बानियों को नकारा है। अब क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? गुजारा भत्ता भी लूंगी और हवेली में हिस्सा भी। मेरा बेटा है, अपने दादा की जायदाद पर उसका भी हक है। यह सुन प्रकाश सन रह गए, पैर पटकते घर से बाहर चले गए। मंजू सिर से पैर तक सुलग रही थी। उसने सौम्या को फ़ोन कर बुलवा लिया। सौम्या आ गई तो उसने सारी बातें कह सुनाई। सौम्या बोली, अच्छी तरह सोच समझ लो बुआ, एक बार तलाक की अर्जी लग गई फिर लौटने पर किरकिरी होंगी। मंजू बोली, सब स्वार्थ से मेरे साथ जुड़े थे, स्वार्थ खत्म होते ही दूर हो गए। तुम अर्जी लगा दो। राघव घर आ गया था और यह सब जानकर बोला, माँ अकेले रह लोगी ना? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपके साथ अन्याय तो हुआ है, पर मैं पापा को भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मम्मी, मैंने अपनी एक सहपाठिन से विवाह करने का मन बना लिया है। आप दोनों के पास आता जाता रहूंगा, शादी कोर्ट में करूंगा। राघव की व्यवहारिकता देख मंजू हैरान रह गई। काश उसके पास भी ऐसी व्यवहारिक बुद्धि होती तो वह समय रहते संभल जाती और अपनों से ना छली जाती। तलाक की अर्जी पर प्रकाश ने भी साइन कर दिए। वे गरिमा के साथ सुखमय जीवन के सपने देखने लगे। पहले पेशी पर जज द्वारा कारण पूछे जाने में दोनों ने खुलकर एक दूसरे की कमियों का बखान किया। जज ने समझौते के लिए 6 महीने का समय दिया। मंजू को 40,000 रुपये गुजारे भत्ते और हवेली के पिछले हिस्से में रहने का अधिकार मिला। बाद में विधिवत म्यूचुअल तलाक हो गया। प्रकाश गरिमा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब मंजू को अपने पराये की पहचान हो गई। सेवा भाव, परिवार के लिए त्याग, बलिदान की नाकामी का एहसास अच्छी तरह हो गया। सबसे बड़ी सीख मंजू को यह मिली कि इस जीवन में उसने अपने वजूद को, गुणों को, रूप रंग को दांव पर लगाकर जो फैसला किए वे गलत थे। चाहे जितनी सेवा कर लो, परिवार के लिए कुर्बानी दे दो, पर अपने वजूद को कभी भी दरकिनार ना करो। अब वह अपनी बाकी जिंदगी को संवारने के लिए कटिबद्ध हो गई। 2 कमरे 4 लड़कियों को किराए पर दे दिए, रौनक भी रहेगी और कुछ आमदनी भी हो जाएंगी। कॉलेज की रिटायर्ड संगीत सर के घर जा नियमित रियाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद संगीत सम्मेलनों में अपने गुरुजी के साथ जाकर शिरकत भी करने लगी। समय का पहिया आगे निकल गया था। एक दिन मंजू एक संगीत प्रोग्राम में जजमेंट करने आ रही थी कि उसकी कार लाल बत्ती पर रुक गई। कार की खिड़की से बाहर देखने पर सड़क पार किसी डॉक्टर के क्लिनिक से प्रकाश एक युवक का सहारा लिए निकल रहे थे। एकदम कमजोर हो चुके थे। आसपास गरिमा या कोई और नहीं था। तभी हरी बत्ती हो गई, गाड़ी बढ़ गई। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे लगा जैसे उन्हें उनकी किए की सजा शायद मिल चुकी थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।